Hello student, how are you? Today we are going to cover the topic money and credit. But before starting the topic, let me introduce myself. My name is Mrityunjay Singh and I am your social science teacher. And I have cleared UPSC CAPF as well as I have given UPSC interview. And I am the graduate of political science student. So let us start now today's chapter, which is money and credit. Let me first introduce you guys with the topics which we are going to cover. Today we are going to cover what is money, what is credit, what is terms of credit and how banking system works. So let us now understand what is money and what is credit. The money which we are talking about is nothing but what we seen as मॉडर्न करेंसी. मॉडर्न करेंसी क्या होता है? यानी कि पेपर करेंसी, कॉइन्स, चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट जो कि अभी यूज में है मार्केट में. सबने देखा है ना पेपर करेंसी एंड कॉइन्स. Now let us understand what is credit. Credit is nothing but an agreement between a borrower and a creditor. As we can see in this picture, एक क्रेडिटर है जो पैसे दे रहा है और एक बोरोवर है जो पैसे ले रहा है. इसी को कहते हैं लो क्रेडिट. तो क्रेडिट जैसे ही क्रेडिट वर्ड आए हमेशा याद रखना क्रेडिट इज द टर्म यूज फॉर लोन. So now let us understand the chapter by taking an example of a shopkeeper. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक शॉपकीपर है who is selling the shoes, स्लीपर्स एंड सैंडल. तो उसके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर पेड हिम द अमाउंट यानी कि मनी दिया और शॉपकीपर ने उसे शूज दिया. दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन विच हैपेंस डे टू डे इन आवर लाइफ. बट जब मॉडर्न करेंसी नहीं होता था, मॉडर्न करेंसी को मॉडर्न करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभी रिसेंट टाइम्स में आया यानी कि 100 और 200 ईयर्स अगो. उसके पहले क्या होता था? उसके पहले होता था बार्टर सिस्टम. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड बार्टर सिस्टम क्यों बंद हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी. तो एज वी कैन सी इन दिस, अब इसमें करेंसी यूज नहीं हो रही. इसमें शॉपकीपर शूज को पैक करके बॉक्स में कस्टमर को दे रहा है और कस्टमर एक आइटम किसको दे रहा है? शॉपकीपर को. इसमें जो प्रॉब्लम आती थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होता है. पहले बार्टर सिस्टम हमें अच्छे से समझना है. बार्टर सिस्टम इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इंस्टेड ऑफ मनी हम एक दूसरे से गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, वही है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. अब वापस चलते हैं शॉपकीपर के पास. अभी कस्टमर ने शॉपकीपर को पैसे दिए जैसे कि हम देख सकते हैं इमेज में, और शॉपकीपर ने कस्टमर को शूज का बॉक्स दे दिया. बट अगर शॉपकीपर को ग्रेन्स चाहिए यानी कि वीट खरीदना है तो शॉपकीपर क्या करेगा? यही पैसे ले जाएगा वीट सेलर के पास और वीट सेलर को पैसे दे देगा और उसको वीट मिल जाएगा. बट जब मनी नहीं होता था यानी कि पैसे नहीं होते थे, बार्टर सिस्टम कैसे वर्क करता था? शॉपकीपर डिमांड करता था कस्टमर से कि मुझे वीट चाहिए, तो तुम अगर वीट लेके आओगे तभी मैं तुमको शूज दूंगा. यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. यानी कि सेलर को वीट चाहिए कस्टमर से और कस्टमर को शूज चाहिए कस्टमर से. तो अगर कोई इंसिडेंस बना यानी कि कस्टमर के पास वीट है और सेलर के पास शूज है, तभी ये एक्सचेंज होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे से सामान खरीद पाएंगे, नहीं तो नहीं. फॉर इंस्टेंस अगर कस्टमर शॉपकीपर के पास वीट की जगह राइस लेके आया या दाल लेके आया तो शॉपकीपर उसको नहीं देगा. तो इस वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड में. यानी कि कोइंसिडेंस अगर नहीं हुआ, दोनों को जो चाहिए वो एक दूसरे के पास नहीं हुआ, तो बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था. इसीलिए बार्टर सिस्टम को खत्म करके मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को हमने बनाया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जैसे ही बार्टर सिस्टम आएगा उसका प्रॉब्लम समझ आ जाएगा विच इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. इसको हटा के क्या आया? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज we use money as a medium of exchange. How it is possible? Medium of exchange का मतलब है हम कोई आइटम सेलर से लेते हैं और सेलर को इन एक्सचेंज हम रुपीज दे देते हैं. बट हमेशा से ऐसा नहीं था. पहले क्या यूज होता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कैटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स एज वेल एज कॉइन्स. कैटल्स कैसे यूज होते थे? अगर मेरे पास 2 कैटल हैं और मुझे ग्रेन लेने जाना है तो मैं अपने कैटल को शॉपकीपर को दे देता था और शॉपकीपर से ग्रेन्स ले लेता था. उसी तरह मेरे पास अगर गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर के कॉइन्स जो कि पहले चलते थे वो हैं, तो हम जाके कॉइन्स दे देते थे, हमें जो भी सामान चाहिए वो हम उनसे ले लेते थे. और एंशियंट टाइम में जो फॉर्म्स ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था या फिर जो करेंसी होती थी उसकी खुद की भी एक वैल्यू होती थी. यानी कि काउ को हम अल्टरनेटिवली भी यूज कर सकते थे. अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज करना है तो काउज एंड बफेलोज को हम अपने
फार्म्स में यूज कर सकते थे या फिर एज अ मिल्क प्रोड्यूसर यूज कर सकते थे। ऐसे ही कॉइन्स को, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को अल्टरनेटिव यूज में एज एन ऑर्नामेंट यूज कर सकते थे और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज कर सकते थे। बट जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उनमें लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द बोरोवर, यानी कि हम लोगों के पास 200 या 300 रुपए गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस करती है बाय गिविंग दैट नोट। तो नोट में अगर गारंटी हटा दी जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की तो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होगी और अल्टरनेटिव यूज नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमें जो समझना है वो है बैंकिंग सिस्टम, हाउ डज बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट एंड बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है, एंड देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ने से पहले हम बैंकिंग सिस्टम का ओवरव्यू ले लेते हैं। नाउ बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। बैंक, सिंपल बैंक जैसे कि SBI, ICICI कैसे वर्क करते हैं समझते हैं। हम लोग एज अ डिपॉजिटर वर्क करते हैं, यानी कि हम डिपॉजिट देते हैं बैंक को, इसलिए हम डिपॉजिटर हुए। और एक होता है बोरोवर, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम बोरोवर हो जाते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हम डिपॉजिटर हो जाते हैं। तो बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है और वही सेम डिपॉजिट एज अ लोन लोगों को दे देता है। बट ऐसा बैंक क्यों करता है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अब समझते हैं बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है। अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो यानी डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है विच इज 3 to 6%। अगर नॉर्मल अकाउंट है तो 3-4%, और अगर FD या RD आपने कराया तो 6 to 7% बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। बट जो बोरोवर है, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपसे वो 6 to 7% नहीं लेगा, आपसे वो लेगा ज्यादा 10 to 15%। और इन्हीं का जो डिफरेंस है उसी से बैंक प्रॉफिट कमाता है, यानी कि जितना बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है उससे उसका ऑलमोस्ट डबल बैंक बोरोवर से इंटरेस्ट लेता है। क्यों लेता है डबल, वो अभी समझते हैं। क्योंकि बैंक को प्रॉफिट कमाना है, तभी तो बैंक रन करेगा। प्रॉफिट क्यों कमाना है? ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके एज वेल एज अपने बैंक का रेंट दे सके, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सके। तो समझ गए बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है। डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को बोरोवर के इंटरेस्ट से माइनस करके जितना बचता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। नाउ अब समझते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मैंने बताया था, क्रेडिट का मतलब होता है अग्रीमेंट ऑफ लोन, यानी कि एक बोरोवर है उसको बैंक ने पैसे लेंड किया है, बैंक है लेंडर और हम लोग हैं बोरोवर। तो हमने बैंक से पैसे उधार लिए और हमने बैंक को प्रॉमिस किया दैट वी विल गिव दिस मनी इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और विद दिस इंटरेस्ट। ये होता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन। अब समझते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट नाम से क्या पता चल रहा है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मैंने बताया था लोन। तो जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो जितनी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, बैंक हमें जो इंटरेस्ट दे रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि एक बोरोवर और एक लेंडर के बीच में लोन लेते समय जो अग्रीमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, वो होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। एक एक करके अब देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था, बैंक से यानी कि एक अमाउंट लेता है और बैंक उसको बोलता है आप हमको इतने % इंटरेस्ट दोगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट किस में आया? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। इंटरेस्ट किस में आया? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, क्योंकि ये भी लोन में इंक्लूडेड हो रहा है। और साथ में क्या लेता है? हमने देखा है जब भी हम बड़ा लोन लेते हैं तो हमें एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक को, या फिर कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर या फिर कार। वो आगे देखते हैं कि कोलैटरल क्या होता है। कोलैटरल कुछ भी नहीं है, वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो बैंक को हमें गिरवी रखना पड़ता है, विच कैन बी एनीथिंग, which can be property, which can be land, which can be house, which can be a building, which can be a car or a livestock। अब बैंक ऐसा क्यों करता है? बैंक बिना कोलेटरल के कभी लोन क्यों नहीं देता है? वो इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप बैंक को लोन देने में सक्षम नहीं है या फिर आपने बैंक को यू आर नॉट एबल टू पे बैंक द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो बैंक क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी या फिर कार या फिर आपका लाइफ स्टॉक सेल करेगा और फिर बैंक उससे अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले। अंडरस्टूड? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हमने क्या क्या देखा? एक तो इंटरेस्ट रेट कि बैंक हमें कितना इंटरेस्ट रेट बता रहा है, दूसरा कोलैटरल, कोलैटरल विच कैन बी एनीथिंग। देन हमने डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट का मतलब है विच कैन बी पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट बैंक आपसे लेगा, और एज वेल एज मोड ऑफ पेमेंट। ऑनलाइन बैंक से आप पैसे ले रहे हो या आपको ऑफलाइन चाहिए, ये भी आएगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हुआ? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या देखा। आज हमने देखा मनी, व्हाट इज मनी, व्हाट इज क्रेडिट मींस अग्रीमेंट ऑफ लोन। देन शॉपकीपर के एग्जांपल से समझा बार्टर सिस्टम, गुड्स ऑफ
एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, हमें जो चाहिए सामने वाले के पास होना चाहिए और हमारे पास जो है वो सामने वाले को चाहिए, तभी कोइंसिडेंस बनेगा। अगर कोइंसिडेंस नहीं हुआ तो बार्टर फॉर्म्स ऑफ मनी है विच इज करेंसी, paper currency, coins, demand draft and check which are modern and which are in use right now। पहले क्या होता था, कैटल यूज होते थे एज अ करेंसी और कॉइन्स यूज होते थे, और पहले के करेंसी में उनकी खुद की वैल्यू होती थी और अल्टरनेटिव यूज होता था। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी का यूज नहीं होता है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होते हैं, बट उनमें गारंटी रहती है आरबीआई और गवर्नमेंट की, इसलिए उनकी वैल्यू होती है। देन हमने देखा था बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, डिपॉजिटर्स होते हैं एंड बोरोवर्स होते हैं। देन हमने देखा था क्रेडिट क्या होता है एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो भी अग्रीमेंट होते हैं लोन लेते टाइम, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, कोलैटरल, कोलैटरल कैन बी एनीथिंग, कोलैटरल की डेफिनेशन समझी और मोड ऑफ पेमेंट। ओके, थैंक यू।